Hello everyone, I am here with the third chapter of class 9th political science and the name of the chapter is electoral politics. So students, मैं क्लास 9th के political science के chapter थर्ड यानी कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के साथ आपके साथ हूँ। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का मतलब होता है चुनावी राजनीति। तो ये जो होल चैप्टर है, इस चैप्टर में हम जो चुनावी राजनीति है उसके बारे में पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये है क्या। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। ओवरव्यू। ओवरव्यू यानी कि सबसे पहले हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, परिचय दे रहे हैं कि ये चैप्टर में है क्या। In chapter first, we have seen that in a democracy it is neither possible nor necessary for people to govern directly. The most common form of democracy in our times is for the people to govern through their representatives. In this chapter, we will look at how these representatives are elected. We begin by understanding why elections are necessary and useful in a democracy. We try to understand how electoral competition among parties serves the people. We then go on to ask what makes an election democratic. The basic idea here is to distinguish democratic elections from non-democratic elections. So चैप्टर फर्स्ट में हमने देखा कि लोकतंत्र के लिए मीन्स डेमोक्रेसी के लिए ये न तो संभव है ना ही ज़रूरी है कि लोग सीधे शासन करें। हमारे टाइम में लोकतंत्र का सबसे इम्पॉर्टेंट स्वरूप लोगों द्वारा अपने प्रतिनिधियों यानी रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से शासन चलाने का है यानी गवर्न करने का है। इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि किसी डेमोक्रेसी में प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे होता है। हम शुरुआत ये समझने से करेंगे कि डेमोक्रेसी में चुनाव क्यों ज़रूरी है और उपयोगी है। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि विभिन्न पार्टी यानी दलों की चुनावी प्रतिद्वंदिता किस तरह लोगों को लाभ पहुंचाती है। फिर हम ये भी क्वेश्चन उठाएंगे कि किन किन चीज़ों के कारण कोई चुनाव लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक होता है। इसी के सहारे हम डेमोक्रेसी और नॉन डेमोक्रेसी चुनाव का अंतर समझ पाएंगे। The rest of the chapter tries to assess elections in India in the light of this yardstick. We take a look at each stage of elections from the drawing of boundaries of different constituencies to the declaration of results. At each stage, we ask what should happen and what does happen in elections. Towards the end of the chapter, we turn to an assessment of whether elections in India are free and fair. Here we also examine the role of the Election Commission in ensuring free and fair election. इस चैप्टर का जो बाकी हिस्सा होगा उसमें हम इन्हीं पैमानों के आधार पर इंडिया में हुए इलेक्शन का मूल्यांकन करेंगे। इस क्रम में हम इलेक्शन के प्रत्येक चरण यानी विभिन्न इलेक्टोरल क्षेत्र के सीमा निर्धारण से लेकर के इलेक्शन की रिजल्ट की घोषणा तक पर नज़र डालेंगे। हर स्टेज में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्या होना चाहिए और प्रत्यक्ष इलेक्शन में क्या होता है। चैप्टर के अंत में हम इस क्वेश्चन पर भी विचार करेंगे कि इंडिया में हुए जो इलेक्शन निष्पक्ष और स्वतंत्र ढंग से हुए हैं या नहीं। यहाँ पर हम निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने में चुनाव आयोग की यानी इलेक्शन कमीशन की भूमिका पर भी विचार करेंगे। वाई इलेक्शन, चुनाव क्यों। This newspaper report is about the state assembly election in Haryana in 1987. The state had been ruled by a Congress party led government since 1982. Chaudhry Devi Lal, then an opposition leader, led a movement called Nyay Yudh, Struggle for Justice, and formed a new party, Lok Dal. His party joined other opposition parties to form a front against the Congress in the elections. In the election campaign, Devi Lal said that if his party won,
the election, his government would waive the loans of farmers and small businessmen. He promised that this would be the first action of his government. तो हरियाणा में 1987 में हुए राज्य विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक न्यूज़ अखबार में थी। राज्य में 1982 से कांग्रेस पार्टी की अगुवाई वाली सरकार थी। तब विपक्ष यानी अपोजिशन के एक नेता चौधरी देवीलाल ने न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किया और लोकदल नामक अपनी नई पार्टी का गठन किया। उनकी पार्टी ने चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ अन्य विपक्षी दलों को मिलाकर एक मोर्चा बनाया। अपने चुनाव प्रचार में देवीलाल ने कहा कि अगर उनकी पार्टी चुनाव जीतती तो वे किसान और छोटे व्यापारियों के कर्ज माफ़ कर देंगे। वेव का मतलब होता है माफ़ कर देना। उन्होंने वादा किया कि यही उनकी सरकार का पहला काम होगा। The people were unhappy with the existing government. They were also attracted by Devilal's promise. So when elections were held, they voted overwhelmingly in favor of Lokdal and its allies. Lokdal and its partners won 76 out of 90 seats in the state assembly. Lokdal alone won 60 seats and thus had a clear majority in the assembly. The Congress would win only 5 seats. लोग तब की सरकार से नाखुश थे। वे देवीलाल के प्रॉमिस की तरफ आकर्षित हुए, इसलिए जब चुनाव हुए तो उन्होंने लोकदल और उसके सहयोगी दलों के पक्ष में जमकर वोट दिए। लोकदल और उनकी सहयोगी पार्टियों को राज्य विधानसभा की 90 सीटों में से 76 पर जीत हासिल हुई। लोकदल को अकेले ही 60 सीटें मिली और उसे स्पष्ट बहुमत मिला। कांग्रेस के हाथ तब सिर्फ 5 सीटें ही लगी। Once the election results were announced, the sitting chief minister resigned. The newly elected members of Legislative Assembly, means MLAs of Lokdal, chose Devilal as their leader. The governor invited Devilal to be the new chief minister. 3 days after the election results were declared, he became the chief minister. As soon as he became the chief minister, his government issued a government order waiving the outstanding loans of small farmers, agricultural laborers and small businessmen. His party ruled the state for 4 years. The next election were held in 1991, but this time his party did not win popular support. The Congress won the election and formed the government. चुनावी नतीजों की घोषणा के बाद तत्कालीन गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर ने पद छोड़ दिया। लोकदल के नवनिर्वाचित विधायकों ने देवीलाल को अपना नेता चुना। राज्यपाल ने देवीलाल को नए चीफ मिनिस्टर के रूप में काम संभालने का निमंत्रण दिया। चुनावी नतीजों की घोषणा के 3 दिन के अंदर वह मुख्यमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के तत्काल बाद उनकी सरकार ने एक आदेश जारी करके छोटे किसान, खेतीहर मजदूर और छोटे व्यापारियों के बकाया ऋण को माफ़ कर दिया। उनकी पार्टी ने राज्य में 4 वर्षों तक शासन किया। अगले चुनाव 1991 में हुए। इस बार उनकी पार्टी को लोगों का समर्थन नहीं मिला। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीता और सरकार बनाई। Why we need election? Election की ज़रूरत हमें क्यों होती है? Elections take place regularly in any democracy. There are more than 100 countries in the world in which elections take place to choose people's representative. We also read that elections are held in many countries that are not democratic. किसी भी डेमोक्रेसी में नियमित अंतराल पर इलेक्शन होते हैं। दुनिया के 100 से अधिक ऐसे कंट्री हैं जहां पर रिप्रेजेंटेटिव को चुनने के लिए इलेक्शन होते हैं। हम ये भी जानते हैं कि ऐसे अनेक कंट्री हैं जो डेमोक्रेटिक नहीं है, वहां भी चुनाव होते हैं। But why do we need election? Let us try to imagine a democracy without elections. A rule of the people is possible without any election if all the people can sit together every day and take all the decisions. But as we have already seen in the chapter first, that is not possible in any large community. Nor it is possible for everyone to have the time and knowledge to take decision on all matters. Therefore, in the most democracies, people rule through their representatives. पर हमें चुनाव की ज़रूरत क्यों होती है? आइए बिना इलेक्शन वाली डेमोक्रेसी की कल्पना करें। अगर सारे लोग रोज़ साथ बैठें और सारे फैसले मिलजुल कर लें, तब भी इलेक्शन के लोग
के लोगों का शासन संभव है, लेकिन जैसा हमने चैप्टर 1 में देखा कि किसी भी बड़े कम्युनिटी के लिए ऐसा करना संभव नहीं है। ना ही ये संभव है कि हर मामले पर फैसला करने का समय और ज्ञान हो। इसलिए अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं। Is there a democratic way of selecting representatives without elections? Let us think of a place where representatives are selected on the basis of age and experience. You are a place where they are chosen on the basis of education or knowledge. There should be some difficulty in deciding on who is more experienced or knowledgeable. But let us say that the people can resolve these difficulties. Clearly, such a place does not require elections. क्या इलेक्शन के बिना भी डेमोक्रेटिक ढंग से प्रतिनिधियों का चुनाव किया जा सकता है? आइए एक ऐसी जगह के बारे में कल्पना करें जहां प्रतिनिधियों का चुनाव उम्र और अनुभव के आधार पर किया जाता है, या ऐसी जगह की कल्पना करें जहां प्रतिनिधियों का चुनाव शिक्षा या ज्ञान के आधार पर होता है। किसे ज़्यादा अनुभव या ज़्यादा ज्ञान है, ये तय करने में थोड़ी परेशानी आ सकती है, पर यह मान लें कि लोग मिलजुल कर इन परेशानियों को दूर कर लेंगे। स्पष्ट है, फिर ऐसी जगह पर चुनाव की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। But can we call this place a democracy? How do we find out of the people like their representatives or not? How do we ensure that these representatives rule as per the wishes of the people? How to make sure that those who the people don't like do not remain their representative? This requires a mechanism by which people can choose their representatives at regular intervals and change them if they wish to do so. This mechanism is called election. Therefore, elections are considered essential of our times for any representative democracy. लेकिन क्या हम फिर इस व्यवस्था को डेमोक्रेटिक कह सकते हैं? हम ये कैसे पता करेंगे कि लोगों को उनके रिप्रेजेंटेटिव पसंद है या नहीं? हम ये व्यवस्था कैसे करेंगे कि रिप्रेजेंटेटिव लोगों की इच्छा के अनुरूप ही शासन करें? हम इस चीज़ की व्यवस्था कैसे करेंगे कि रिप्रेजेंटेटिव लोगों को पसंद ना हो और अपने पद पर न बने रहें? इसके लिए ऐसी व्यवस्था करने की ज़रूरत है जिससे लोग नियमित अंतराल पर अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ कर सकें और अगर इच्छा हो तो उन्हें चेंज भी कर सकें। इस व्यवस्था का नाम चुनाव है। इसलिए हमारे समय में रिप्रेजेंटेटिव वाले लोकतंत्र में चुनाव को ज़रूरी माना गया है। इन एन इलेक्शन द वोटर्स मेक मेनी चॉइसेस। चुनाव में वोटर्स कई तरह के चुनाव करते हैं। दे कैन चूज हु विल मेक लॉज फॉर देम। वे अपने लिए कानून बनाने वाले का चुनाव कर सकते हैं। दे कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजन। वे सरकार बनाने और बड़े फैसले करने वाले का चुनाव कर सकते हैं। दे कैन चूज द पार्टी हुज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग। वे सरकार और उसके द्वारा बनने वाले कानूनों का दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव कर सकते हैं। वॉट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक? चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के क्या आधार हैं? Elections can be held in a many ways. All democratic countries hold elections, but most non-democratic countries also hold some kind of elections. How do we distinguish democratic elections from any other election? We have discussed this question briefly in chapter 1. We discussed many examples of countries where elections are held, but they can't really be called democratic elections. Let us recall what I learned there and start with a simple list of the minimum condition of a democratic election. चुनाव कई तरह से हो सकते हैं। लोकतांत्रिक देशों में तो चुनाव होते ही हैं, यहाँ तक कि अधिकांश नॉन डेमोक्रेटिक देशों में भी किसी न किसी तरह के चुनाव होते हैं। चुनाव लोकतांत्रिक हुए, इसे जांचने के लिए हमारे पास क्या पैमाने हैं? चैप्टर 1 में हमें इस सवाल पर हल्की सी चर्चा हुई थी। हमने वहाँ अनेक देशों के उदाहरण देखे थे जिन्हें हम लोकतांत्रिक चुनाव नहीं मान सकते थे। आइए वहाँ से सीखे सबक को याद करें और लोकतांत्रिक चुनाव के लिए ज़रूरी न्यूनतम शर्तों के साथ अपनी बात की शुरुआत करें। First, everyone should be able to choose. This means that everyone should have one vote and every vote should have equal value. पहला, हर किसी को चुनाव करने की सुविधा है, यानी हर किसी को इलेक्शन या वोट हो और हर किसी के वोट का समान महत्व हो।
Second, there should be some things to choose from. Parties and candidates should be free to contest elections and should offer some real choice of the voters. दूसरा, चुनाव में विकल्प उपलब्ध हों, पार्टियों और उम्मीदवारों को चुनाव में उतरने की आज़ादी हो और वे मतदाताओं के लिए विकल्प पेश करें. Third, the choice should be offered at regular intervals. Elections must be held regularly after every few years. चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर मिलता रहे. नए चुनाव कुछ वर्षों में ज़रूर कराए जाएं. फोर्थ, द कैंडिडेट प्रिफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड. चौथा, जो लोग जिसे वास्तव में चुनाव उसी का जो लोग जिसे पसंद करें, जिस कैंडिडेट को चुनाव उसी का होना चाहिए. फिफ्थ, इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर वेयर पीपल कैन चूज एज दे रियली विश. फिफ्थ है, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराए जाने चाहिए जिससे लोग सचमुच अपनी इच्छा से व्यक्ति का चुनाव कर सकें. These might look like very simple and easy condition, but there are many countries where these are not fulfilled. In this chapter, we will apply these conditions to the elections held in our own country to see if we can call these democratic election. ये जो कंडीशन है बहुत आसान और सरल लग सकती हैं, लेकिन अनेक ऐसे कंट्री हैं जहां के चुनाव में इन शर्तों को पूरा नहीं किया जा सकता. इस चैप्टर में हम अपने देश में हुए चुनाव पर भी ये शर्तें लागू करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे यहाँ के चुनाव को लोकतांत्रिक कहा जा सकता है या नहीं. इज़ इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन? क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अच्छी चीज़ है? Elections are thus all about political competition. This competition takes various forms. The most obvious form is the competition among political parties at the constituency level. It takes the form of competition among several candidates. If there is no competition, elections will become pointless. इस प्रकार हम ये जानते हैं कि चुनाव का मतलब राजनीतिक प्रतियोगिता या प्रतिद्वंदिता है. ये प्रतियोगिता कई तरह का रूप ले सकती है. सबसे स्पष्ट रूप है राजनीतिक पार्टियों के बीच में प्रतिद्वंदिता. कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मतलब यानी निर्वाचन क्षेत्रों में इसका स्वरूप उम्मीदवारों के बीच प्रतिद्वंदिता का हो जाना है. अगर प्रतिद्वंदिता यानी कॉम्पिटिशन नहीं रहे तो चुनाव बेमानी हो जाएंगे. But is it good to have political competition? Clearly, an electoral competition has many demerits. It creates a sense of disunity and factionalism in every locality. You would have heard of people complaining of party politics in your locality. Different political parties and leaders often level allegations against one another. Parties and candidates often use dirty tricks to win elections. Some people say that this pressure to win electoral fights does not allow sensible long-term policies to be formulated. लेकिन क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का होना अच्छी चीज़ है? चुनावी प्रतिद्वंदिता में कुछ स्पष्ट नुकसान दिखते हैं. इससे हर बस्ती हर घर में बंटवारे जैसी स्थिति हो जाती है. आपने भी अपने इलाके में सुना होगा कि लोग पार्टी पॉलिटिक्स के फैलने की शिकायत कर रहे हैं. विभिन्न दलों के लोग और नेता अक्सर एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाते हैं. पार्टियां और उम्मीदवार चुनाव जीतने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाती हैं. कुछ लोग का कहना है कि चुनावी दौड़ जीतने का ये दबाव सही किस्म की दीर्घकालीन राजनीति को पनपने नहीं देता. कुछ लोगों का कहना है कि चुनावी दौड़ जीतने का ये दबाव सही किस्म की दीर्घकालीन राजनीति को पनपने नहीं देता. देश और समाज की सेवा करने की चाह रखने वाले कई अच्छे लोग भी इन्हीं कारणों से चुनावी मुकाबले में नहीं उतरते हैं. Many wish to serve the country do not enter this arena. They do not like the idea of being dragged into unhealthy competition. उन्हें इस मुश्किल और बेढंगी लड़ाई में उतरना अच्छा नहीं लगता. Our constitution makers were aware of these problems, yet they opted for free competition in election as the way to select our future leaders. They did so because this system works better in the long run. In an ideal world, all political leaders know what is good for the people and are motivated
only by a desire to serve them. Political competition is not necessary in such an ideal world, but that is not what happens in real life. Political leaders all over the world, like all other professionals, are motivated by a desire to advance their political careers. They want to remain in power or get power and position for themselves. They may wish to serve the people as well, but it is risky to depend entirely on their sense of duty. Besides, even when they wish to serve the people, they may not know what is required to do so. Their ideas may not match what the people really want. लेकिन क्या राजनीतिक हमारे संविधान निर्माता इस समस्याओं के प्रति सचेत थे, फिर भी उन्होंने भविष्य के नेताओं के चुनाव के लिए मुक्त चुनावी मुकाबले का ही चयन किया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि दीर्घकालिक रूप से यही व्यवस्था बेहतर काम करती है। एक आदर्श दुनिया में ही सभी राजनीतिक नेताओं को मालूम होता है कि लोगों का हित किन चीज़ों में है, और ये सभी नेता लोगों की सेवा की प्रेरणा से ही राजनीति में आते हैं। पर असल जीवन में ऐसा नहीं होता। दुनिया भर के सभी नेताओं को अन्य देशों के लोगों के समान आगे बढ़ने, अपना करियर बनाने की चिंता होती है। वे सत्ता में बने रहना चाहते हैं, अपने लिए बड़ी से बड़ी कुर्सी और ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार पाना चाहते हैं। संभव है कि उनके अंदर लोगों की सेवा करने की भावना हो, पर सिर्फ इस भावना के भरोसे चीज़ों को छोड़ना जोखिम का काम है। ये भी संभव हो सकता है कि उनके अंदर लोगों की मदद करने की भावना, पर उन्हें ये मालूम न हो कि ये काम कैसे किया जा सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि उनके मन में जो विचार हो उनका लोगों की ज़रूरत या स्थानीय स्थितियों में इससे मेल ही न बैठे। How do we deal with this real life situation? One way is to try and improve the knowledge and character of political leaders. The other and more realistic way is to set up a systematic where political leaders are rewarded for serving the people and punished for not doing so. Who decided this reward or punishment? The simple answer is the people. This is what electoral competition does. Regular election competition provides incentives to political parties and leaders. They know that if they raise the issue that people want to be raised, their popularity and chances of victory will increase in the next election. But if they fail to satisfy the voters with their work, they will not be able to win again. ऐसे में हम इन वास्तविकताओं का सामना कैसे कर सकते हैं? एक तरीका तो राजनेताओं के ज्ञान और चरित्र में बदलाव और सुधार लाने का है। दूसरा व्यावहारिक तरीका यह है कि हम ऐसी व्यवस्था बनाएं जिसमें लोगों को सेवा करने वाले राजनेताओं को पुरस्कार मिले और ऐसा न करने वालों को दंड मिले। इस पुरस्कार या दंड का फैसला कौन करता है? इसका सीधा सा आंसर है, लोग करते हैं। चुनावी प्रतिद्वंदिता का यही अर्थ है कि नियमित चुनाव मुकाबले का लाभ राजनीतिक दलों और नेताओं को मिलता है। वे जानते हैं कि अगर उन्होंने लोगों की इच्छा के अनुसार मुद्दे को उठाया तो उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी और अगले चुनाव में उनके जीतने की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो ज़्यादा हो जाएंगी। लेकिन यदि वे कामकाज से मतदाताओं को संतुष्ट करने में असफल रहते हैं तो अगला चुनाव नहीं जीत सकते हैं। So if a political party is motivated only by desire to be in a power, even then it will be forced to serve the people. This is a bit like to way market works. Even if a shopkeeper is interested only in the profit, he is forced to give good service to the customers. If he does not, the customer will go to some other shop. Similarly, political competition may cause division and some ugliness, but in finally help to force political parties and leaders to serve the people. इस तरह यदि कोई राजनीतिक पार्टी सिर्फ सत्ता में आने की इच्छा से ही आगे आई है तो भी उसे मजबूरन जनता की सेवा करनी होगी। कुछ इसी ढंग से बाजार काम करता है। भले ही कोई दुकानदार सिर्फ अपने फ़ायदे की सोचता हो, उसे मजबूरन ग्राहक को अच्छा सौदा देना ही पड़ता है। अगर वह ऐसा नहीं करता तो ग्राहक दूसरी दुकान देखेगा। ठीक इसी तरह राजनीतिक मुकाबले से संभव है कि कुछ भेदभाव पनपे और लोगों में आपसी मनमुटाव पैदा हो, लेकिन आखिरकार इससे राजनीतिक दल और इसके नेता लोगों की सेवा के लिए बाध्य होते हैं। What is our system of elections? चुनाव की हमारी प्रणाली क्या है? Can we say that
elections are democratic? To answer this question, let us take a look at how elections are held in India. Lok Sabha and Vidhan Sabha elections are held regularly after every 5 years. After 5 years, the term of all the elected representative comes to an end. The Lok Sabha or the Vidhan Sabha stands dissolved. Elections are held in the all constituencies at the same time, either on the same day or within a few days. This is called a general election. Sometimes election is held only for the constituency to fill the vacancy caused by death or resignation of a member. This is called a by-election. In this chapter, we will focus on the general election. क्या हमारे देश में होने वाले चुनाव लोकतांत्रिक हैं? इस सवाल का जवाब देने के लिए आइए देखें कि इंडिया में चुनाव किस तरह होते हैं। हमारे यहाँ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हर 5 ईयर में होते हैं। 5 ईयर के बाद सभी चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव का जो समय होता है वो समाप्त हो जाता है। लोकसभा और विधानसभा भंग हो जाती है। फिर सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन या एक छोटे अंतराल में अलग अलग चुनाव होते हैं। इसे आम चुनाव कहते हैं। कई बार सिर्फ एक क्षेत्र में ही चुनाव होता है। किसी सदस्य की मृत्यु या रेजिग्नेशन के बाद खाली हुआ पद होता है तो इसे उपचुनाव कहते हैं। इस चैप्टर में हम इस आम चुनाव पर ध्यान देने की कोशिश करेंगे। इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, चुनावी क्षेत्र. You read about the people of Haryana electing 90 MLAs. You may have wondered how they did that. Did every person in Haryana vote for all the 90 MLAs? You perhaps know that this is not the case. In our country, we follow an area-based system of representation. The country is divided into different areas for purpose of elections. These areas are called electoral constituencies. The voters who live in an area elect one representative. आपने पढ़ा है कि हरियाणा में लोगों ने 90 विधायकों का चुनाव किया था। संभव है कि आपने सोचा हो कि उन्होंने ऐसा कैसे किया होगा। क्या हरियाणा का हर व्यक्ति सभी 90 विधायकों के लिए वोट देता है? शायद आपको भी मालूम है कि ऐसा नहीं हुआ होगा। अपने देश में हम हर क्षेत्र में विशेष पर आधारित प्रतिनिधित्व की प्रणाली से काम करते हैं। चुनाव के क्षेत्र में देश को अनेक भागों में बांट दिया जाता है। इन्हें निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। For Lok Sabha election, the country is divided into 543 constituencies. The representative elected from each constituency is called a member of parliament or an MP. One of the features of a democratic election is that every vote should have equal value. That is why our constitution requires that each constituency should have a roughly equal population living within it. Similarly, each state is divided into a specific number of assembly constituencies. In this case, the elected representative is called the member of legislative assembly or a MLA. एक क्षेत्र में रहने वाला मतदाता अपने एक प्रतिनिधि का चुनाव करता है। लोकसभा चुनाव के लिए देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। हर क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधि को संसद सदस्य कहते हैं। लोकतांत्रिक चुनाव की एक विशेषता है कि हर वोट का मूल्य बराबर होता है। इसलिए हमारे संविधान में यह व्यवस्था है कि हर चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या काफ़ी हद तक समान हो। इसी प्रकार प्रत्येक राज्य को उसकी विधानसभा की सीटों के अकॉर्डिंग बांटा गया है। इन सीटों से निर्वाचित प्रतिनिधियों को विधायक कहते हैं। प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विधानसभा के कई निर्वाचन क्षेत्र आते हैं। Constituency have within it several assembly constituencies. The same principle applied for panchayat and municipal election. Each village or town is divided into several wards that are like constituencies. Each ward elects one member of the village in the urban local body. Sometimes these constituencies are counted as seats, for each constituency represents one seat in the assembly. When we say that Lokdal won 60 seats in Haryana, it means that candidate of Lokdal won in 60 assembly constituencies in the state, and thus Lokdal had 60 MLA in the state. पंचायतों और नगर पालिका के चुनाव का भी यही तरीका होता है। प्रत्येक पंचायत को कई वार्डों में बांटा जाता है जो छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। प्रत्येक वार्ड से पंचायत या नगर पालिका के लिए एक सदस्य का चुनाव होता है। कई बार निर्वाचन क्षेत्र को सीट भी कहा जाता है क्योंकि हर क्षेत्र संसद या विधानसभा की एक सीट का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए जब हम कहते हैं कि लोकदल ने हरियाणा की 60 सीटें जीती, इसका मतलब है कि विधानसभा के 60 निर्वाचन क्षेत्रों से लोकदल ने 60 लोग जीत करके राज्य विधानसभा में पहुंचे हैं।
रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र. Our constitution entitled every citizen to elect. Our constitution entitled every citizen to elect her or his representative and to be elected as a representative. The constitution makers, however, were worried about in an open electoral competition, certain weaker sections may not stand a good chance to get elected to the Lok Sabha and the state legislative assembly. They may not have the required resources, education and contacts to contend and win elections against others. Those who are influential and resourceful may prevent them from winning elections. If that happens, our parliament and assemblies would be deprived of the voice of a significant fractions of our population. That would make our democracy less representative and less democratic. हमारा संविधान प्रत्येक नागरिक को अपना प्रतिनिधि चुनने और जनप्रतिनिधि के तौर पर चुने जाने का अधिकार देता है, लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं को चिंता थी कि संभव है खुले चुनावी मुकाबले में कुछ कमज़ोर समूहों के लोग लोकसभा और विधानसभाओं में पहुंच न पाए. संभव कि चुनाव लड़ने और जीतने लायक ज़रूरी संसाधन, शिक्षा, संपर्क उनके पास हो ही न. संसाधनों वाले प्रभावशाली लोग उनको चुनाव जीतने से भी रोक सकते हैं. अगर ऐसा होता है तो संसद और विधानसभाओं में हमारी आबादी के एक बड़े हिस्से की आवाज़ ही नहीं पहुँच पाएगी. इससे हमारे लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व का चरित्र कमज़ोर होगा और ये व्यवस्था हम कम लोकतांत्रिक होगी. So the makers of our constitution thought of a special system of reserved constituencies for the weaker section. Some constituencies are reserved for people who belong to the scheduled caste SC and scheduled tribe ST. In a SC's reserved constituency, only someone who belongs to the scheduled caste can stand for election. Similarly, only those belonging to the scheduled tribes can contest an election from a constituency reserved for ST. Currently in the Lok Sabha, 84 seats are reserved for the scheduled caste and 47 for the scheduled tribes. This number is the proportion of their share in the total population. Thus, the reserved seats for SC and ST do not take away the legitimate share of any other social group. इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने कमज़ोर वर्गों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की विशेष व्यवस्था सोची. इसी कारण कुछ चुनाव क्षेत्र अनुसूचित जातियों के लोगों के लिए आरक्षित है तो कुछ क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए भी. अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट पर केवल अनुसूचित जाति का ही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है. इसलिए इसी तरह सिर्फ अनुसूचित जनजाति के ही व्यक्ति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित चुनाव से क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं. अभी लोकसभा की 84 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए और 47 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं. ये सीटें पूरी आबादी के इन समूहों के हिस्से के अनुपात में हैं. इस प्रकार अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें किसी अन्य समूह के उचित हिस्से में से कुछ कम नहीं लेती. दिस सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन This system of reservation was extended later to other weaker sections at the district and local level. In many states, seats in rural, panchayat and urban municipalities and corporations local bodies are now reserved for other backward classes OBC as well. However, the proportion of seats reserved varies from state to state. Similarly, 1/3 of the seats are reserved in the rural and urban local bodies for women. कमज़ोर समूहों के लिए आरक्षण की यह व्यवस्था बाद में जिला और स्थानीय स्तर पर लागू की गई. अनेक राज्यों में अब ग्रामीण यानी पंचायतों और शहरी यानी नगर पालिका और नगर निगमों में स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षण लागू हो गया. पर हर राज्य में आरक्षित सीटों का अनुपात अलग अलग है. इसी प्रकार ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं.
Voter list. Once the constituencies are decided, the next step is to decide who can and who cannot vote. This decision cannot be left to anyone till the last day. In a democratic election, the list of those who are eligible to vote is prepared much before the election and given to everyone. This list is officially called the electoral roll and is commonly known as the voter list. जब एक बार निर्वाचन क्षेत्र का फैसला हो जाता है, तब यह तय किया जाता है कि कौन वोट दे सकता है, कौन नहीं। इस फैसले को अंतिम दिन तक के लिए किसी के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है। लोकतांत्रिक चुनाव में मतदान की योग्यता रखने वालों की सूची चुनाव से काफ़ी पहले तैयार कर ली जाती है और हर किसी को दे दी जाती है। इस सूची को आधिकारिक रूप से मतदाता सूची कहते हैं। आम बोलचाल में इसे वोटर लिस्ट कहते हैं। This is an important step, for it is linked to the first condition of a democratic election. Everyone should get an equal opportunity to choose representatives. Earlier we read about the principle of the universal adult franchise. In practice, it means that everyone should have one vote and each vote should have equal value. No one should be denied the right to vote without a good reason. Different citizens differ from one another in many ways. Some are rich, some are poor, some are highly educated, some are not so educated, you are not educated at all. Some are kind, other are not so kind, but all of them are human beings with their own needs and views. That is why all of them deserve to have an equal say in decisions that affect them. ये एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि इसका सीधा संबंध लोकतांत्रिक चुनाव की पहली शर्त अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए हर किसी को समान अवसर मिलने से है। पहले हमने सार्वभौम वयस्क मताधिकार के बारे में पढ़ा था। व्यवहार में इसका मतलब है कि हर किसी व्यक्ति को मत देने का अधिकार होना चाहिए और हर एक मत का समान वैल्यू होना चाहिए। जब तक ठोस कारण न हो, किसी को मताधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। अलग अलग नागरिक अनेक मामलों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। कोई अमीर, कोई गरीब, कोई बहुत पढ़ा लिखा तो कोई कम या एकदम अशिक्षित, कोई दयालु तो कोई नहीं, पर हर कोई इंसान तो है और अपनी ज़रूरतों और विचारों के अनुरूप समाज में योगदान करता है। इसलिए सभी को प्रभावित करने वाले निर्णयों में सबकी भागीदारी होनी चाहिए। In our country, all the citizens aged 18 years and above can vote in an election. Every citizen has the right to vote regardless of his or her caste, religion, or gender. Some criminals and persons with unsound mind can. हमारे कंट्री में 18 ईयर्स और उसके ऊपर की उम्र के सभी नागरिक चुनाव में वोट दे सकते हैं। नागरिक की जाति, धर्म, लिंग चाहे जो कुछ हो से मत देने का अधिकार है। अपराधियों और दिमागी असंतुलन वाले कुछ लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। Be denied the right to vote, but only in rare situation. It is the responsibility of the government to get the names of all the eligible voters put on the voter list. As new person attain voting age means names are added to the voter list. Names of those who move out of a place or those who are dead or deleted. A complete revision of the list takes place every 5 years. This is done to ensure that it remains up to date. In the last few years, a new system of election photo identity card (EPIC) has been introduced. The government has tried to give this card to every person on the voter list. The voters are required to carry this card when they go out to vote, so that no one can vote for someone else. But the card is not yet compulsory for voting. For voting, the voters can show many other proofs of identity like the ration card or the driving license. लेकिन ऐसा सिर्फ बेहद खास स्थितियों में होता है। सभी सक्षम मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में हो, यह व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी है। क्योंकि हर अगले चुनाव में नए लोग मतदाता बनने की उम्र तक आ जाते हैं, इसलिए हर चुनाव से पूर्व मतदाता सूची को सुधारा जाता है। जो लोग उस इलाके से बाहर चले जाते हैं या जिनकी मौत हो जाती है, उनके नाम इस सूची से काट दिए जाते हैं। हर 5 ईयर में मतदाता सूची का पूर्ण नवीनीकरण किया जाता है। ऐसा मतदाता सूची को एकदम ताज़ा रखने के लिए किया जाता है। पिछले कुछ वर्षों से चुनाव में फोटो पहचान पत्र की नई व्यवस्था लागू की गई है। सरकार ने मतदाता सूची में दर्ज सभी लोगों को यह कार्ड देने की कोशिश की है।
वोट देने जाते समय मतदाता को यह पहचान पत्र साथ रखना होता है जिससे किसी एक का वोट कोई दूसरा न डाल दे, पर मतदाता के लिए कार्ड अभी तक अनिवार्य नहीं हुआ है। वोट देने के लिए मतदाता राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे पहचान पत्र भी दिखा सकता है। Nomination of candidates. We noted above that in democratic election people should have a real choice. This happens only when there are almost no restriction on anyone to contest an election. This is what our system provides. Anyone who can be a voter can be also become a candidate in elections. The only difference is that in order to be a candidate the minimum age of 25 years, while it is not only 18 years for being a voter. There are some other restrictions on criminals etc, but these apply in very extreme cases. Political parties nominated their candidates who get the party symbol and support. Party's nomination is often called party ticket. हमने देखा कि लोकतांत्रिक चुनाव में लोगों के पास वास्तविक विकल्प होना चाहिए। यह तभी होगा जब किसी के चुनाव लड़ने पर लगभग किसी किस्म की बंदिश न हो। हमारी चुनावी प्रणाली ऐसा ही करती है। जब कोई व्यक्ति मतदाता है वह उम्मीदवार भी हो सकता है। सिर्फ एक फर्क यह है कि कोई भी व्यक्ति 18 ईयर्स की उम्र में ही वोट डालने का अधिकारी हो जाता है, जबकि उम्मीदवार बनने के लिए उसे 25 ईयर्स की एज चाहिए होती है। उम्मीदवार बनने में भी अपराधियों वगैरह पर रोक है, लेकिन यह पाबंदी भी बहुत कम ही मामलों में लागू होती है। राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार मनोनीत करते हैं जिन्हें पार्टी का चुनाव चिन्ह और समर्थन मिलता है। पार्टी के मनोनयन को बोलचाल की भाषा में टिकट कहते हैं। Every person who wishes to contest an election has to fulfill a nomination form and give some money as security deposit. चुनाव लड़ने के इच्छुक हर उम्मीदवार को एक नामांकन पत्र भरना पड़ता है और कुछ रकम जमानत के रूप में जमा करनी पड़ती है। Recently, a new system of declaration has been introduced on direction from the Supreme Court. Every candidate has to make a legal declaration giving full details of. हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पे उम्मीदवारों से एक घोषणा पत्र भरवाने की नई प्रणाली शुरू करी गई। अब हर उम्मीदवारों को अपने बारे में कुछ ब्यौरे देते हुए वैधानिक घोषणा करनी होती है। प्रत्येक उम्मीदवारों को इन मामले में सारे विवरण देने पड़ते हैं। सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट, उम्मीदवार के खिलाफ चल रहे गंभीर आपराधिक मामले, डिटेल्स ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द कैंडिडेट एंड हिज योर हर फैमिली एंड, उम्मीदवार और उसके परिवार के सदस्यों की संपत्ति और देनदारियों का ब्यौरा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट, उम्मीदवार की शैक्षिक योग्यता। दिस इंफॉर्मेशन हैज़ टू बी मेड पब्लिक। दिस प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू द वोटर्स टू मेक देयर डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट्स। इन सूचनाओं को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। इससे मतदाताओं को उम्मीदवारों द्वारा खुद के बारे में सूचना के आधार पर अपने फैसले करने का मौका मिलता है। Election campaign. The main purpose of election is to give people a chance to choose the representatives, the government and the policies they prefer. Therefore, it is necessary to have a free and open discussion about who is a better representative, which party will make a better government, or what is a good policy. That is what happens during election campaigns. चुनाव का मुख्य उद्देश्य लोगों को अपनी पसंद के प्रतिनिधियों, सरकार और नीतियों का चुनाव करने का अवसर देना है। इसलिए कौन प्रतिनिधि बेहतर है, कौन पार्टी अच्छी सरकार देगी या अच्छी नीति कौन सी है, इस बारे में स्वतंत्र और खुली चर्चा भी बहुत ज़रूरी है। चुनाव अभियान के दौरान यही होता है। In our country, such campaigns take place for a 2-week period between the announcement of the final list of candidates and the date of polling. During this period, the candidates contact their voters, political leaders address election meeting, and political parties mobilize their supporters. This is also the provide when newspapers and television news are full of the election related stories and debates. But election campaign is not limited to these 2 weeks only. Political parties start preparing for elections month before they actually take place. हमारे देश में उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा होने और मतदान की तारीख के बीच आम तौर पर 2 हफ्ते का समय चुनाव प्रचार के लिए दिया जाता है। इस अवधि में उम्मीदवार मतदाताओं से संपर्क करते हैं, राजनेता चुनावी सभाओं में भाषण देते हैं और राजनीतिक पार्टियां अपने समर्थकों को सक्रिय करती हैं। इसी अवधि में अखबार और टीवी चैनलों पर चुनाव से जुड़ी खबरें और बहसें भी होती हैं। पर असल में चुनाव अभियान सिर्फ 2 हफ्ते नहीं चलता। राजनीतिक दल चुनाव होने के महीनों भर से पहले से इसकी तैयारियां शुरू कर देते हैं।
In election campaigns, political parties try to focus public attention on some big issues. They want to attract the public to that issue and get them to vote for their party on that basis. Let us look at some of the successful slogans given by different political parties in various elections. चुनाव अभियान के दौरान राजनीतिक पार्टियां लोगों का ध्यान कुछ बड़े मुद्दों पर केंद्रित कराना चाहती हैं। वे लोगों को इन मुद्दे पर आकर्षित करती हैं और अपनी पार्टी के पक्ष में वोट देने को कहती हैं। आइए विभिन्न चुनावों में विभिन्न दलों द्वारा उठाए गए कुछ नारों पर गौर फरमाते हैं। The Congress party led by Indira Gandhi gave the slogan of Garibi Hatao in the Lok Sabha election of 1971. The party promised to reorient all the policies of the government to remove poverty from the country. So, इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी ने 1971 में लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था। पार्टी ने वादा किया था कि वह सरकार की सारी नीतियों में बदलाव करके सबसे पहले देश से गरीबी हटाएगी। Save Democracy was the slogan given by the Janata Party under the leadership of Jayaprakash Narayan. In the Lok Sabha election held in 1977, the party promised to undo the excesses committed during emergency and restore civil liberties. 1977 में हुए लोकसभा चुनाव में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जनता पार्टी ने नारा दिया लोकतंत्र बचाओ। पार्टी ने आपातकाल के दौरान हुई ज्यादतियों को समाप्त करने और नागरिक आज़ादी को बहाल करने का वादा किया। The Left Front used the slogan of the land to the tiller in the West Bengal Assembly election held in the 1977. So, वामपंथी दलों ने 1977 में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जमीन जोतने वाले को का नारा दिया। Project to self-respect of the Telugu was the slogan used by N.T. Rama Rao, the leader of the Telugu Desam party in Andhra Pradesh Assembly election in 1983. So 1983 में आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव में तेलुगु देशम पार्टी के नेता N.T. Rama Rao ने तेलुगु स्वाभिमान का नारा दिया था। In a democracy, it is the best to leave political parties and candidates free to conduct their election campaigns that the way they want to. But it is sometimes necessary to regulate campaigns to ensure that every political parties and candidate gets a fair and equal chance to compete. According to our election law, no party can, your candidate can. So, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को अपनी मर्जी के मुताबिक चुनाव प्रसार करने के लिए आज़ाद छोड़ देना ही सबसे अच्छा होता है, पर सभी दलों को उचित और समान अवसर मिले इसके लिए कई बार कुछ दखल देना ज़रूरी है। चुनाव के कई कानूनों के अनुसार कोई भी उम्मीदवार या पार्टी ये सब काम नहीं कर सकती। ब्राइब और थ्रेटन वोटर्स, मतदाताओं को प्रलोभन देना, घूस देना या धमकी देना। अपील टू देम इन द नेम ऑफ द कास्ट और रिलीजन, उनसे जाति या धर्म के नाम पर वोट मांगना। स्पेंड more than 25 lakh in a constituencies for a Lok Sabha election or 10 lakh in a constituency in a assembly election. लोकसभा चुनाव में एक निर्वाचन क्षेत्र में 25 लाख या विधानसभा चुनाव में 10 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च करना। If they do so, their election can be rejected by the court even after they have been declared elected. In addition, to the law, all the political parties in our country have agreed to a model code of conduct for election campaign. According to this, no party or candidate can. अगर वे इनमें से किसी भी मामले में दोषी पाए गए तो चुनाव जीतने के बाद भी उनका चुनाव रद्द घोषित हो सकता है। इन कानूनों के अलावा हमारे देश की सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव प्रचार की आदर्श आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता को भी स्वीकार किया। इसमें उम्मीदवारों और पार्टियों को ये सब करने की मनाही होती है। यूज़ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप योर इलेक्शन प्रोपेगेंडा, चुनाव प्रसार के लिए किसी धर्म स्थल का उपयोग करना। यूज़ गवर्नमेंट व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट एंड ऑफिशियल फॉर इलेक्शंस एंड सरकार वाहन, विमान या अधिकारियों का चुनाव में उपयोग। वंस इलेक्शन आर अनाउंस, मिनिस्टर शैल नॉट ले फाउंडेशन स्टोन्स ऑफ एनी प्रोजेक्ट, टेक एनी बिग पॉलिसी डिसीजन और मेक एनी प्रॉमिस टू प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटीज़। चुनाव की अभी घोषणा हो जाने के बाद मंत्री किसी बड़ी योजना का शिलान्यास, बड़े नीतिगत फैसले या लोगों को सुविधाएं देने वाले वायदे नहीं कर सकते। पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ द वोट्स, मतदान और मतगणना। The final stage of an election is the day when the voters cast or poll their vote.
That day is usually called the election day. Every person whose name is on the voter list can go a nearby polling booth, situated usually in a local school or a government office. Once the voter goes inside the booth, the election official identify her, put a mark on her finger, and allow her to cast her vote. An agent of each candidate is allowed to sit inside the polling booth and ensure that the voting takes place in a fair way. चुनाव का आखिरी चरण मतदाताओं द्वारा वोट देना। इस दिन को आमतौर पर चुनाव का दिन भी कहते हैं। मतदाता चुनाव में सूची में नाम वाला हर व्यक्ति अपने इलाके में स्थित मतदान केंद्र पर जाता है और यह स्थायी तौर पर स्थानीय स्कूल या किसी सरकारी इमारत में बना होता है। जब मतदाता मतदान केंद्र में जाता है तो चुनाव अधिकारी उसे पहचान को उंगली पर एक काला निशान लगा देते हैं और उसे वोट डालने की अनुमति देते हैं। सभी उम्मीदवारों के एजेंडे को मतदान केंद्र के अंदर बैठने की इजाज़त होती है, जिससे कि वो देख सके कि चुनाव ठीक ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। What makes election in India democratic? भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है? We get to read a lot about unfair practices in election. Newspapers and television reports often refer to such allegations. Most of these reports are about the following. हम चुनाव में गड़बड़ियों और धांधलियों के बारे में पढ़ते हैं। अखबार और टीवी चैनलों की खबरों में अक्सर ऐसी गड़बड़ियों की चर्चा रहती है और आरोप लगाए जाते हैं कि अधिकांश खबरों में कुछ इस तरह की गड़बड़ियों की सूचना होती है। इंक्लूशन ऑफ फॉल्स नेम एंड एक्सक्लूशन ऑफ जेन्यून नेम्स इन द वोटर लिस्ट। मतदाता सूची में फर्जी नाम डालने और असली नामों को गायब करने की। मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटीज एंड ऑफिशियल्स बाय द रूलिंग पार्टी। शासक दल द्वारा सरकारी सुविधाओं और अधिकारियों की दुरुपयोग की। इंटिमिडिएशन ऑफ वोटर्स एंड रिगिंग ऑन द पोलिंग डे। मतदान में के दिन चुनावी धांधली, मतदाताओं को डराना और फर्जी मतदान कराना। एक्सेसिव यूज ऑफ मनी बाय रिच कैंडिडेट्स एंड बिग पार्टीज। और अमीर उम्मीदवारों और बड़ी पार्टियों द्वारा बड़े पैमाने पर धन खर्च करने की। Many of these reports are correct. We feel unhappy when we read or see such reports, but fortunately they are not on such a scale so defeat the very purpose of election. This becomes clear if we ask a basic question: can a party win an election and come to power not because it has popular support but through electoral malpractices? This is a vital question. Let us carefully examine various aspects of this question. इसमें से अनेक खबरें सही होती हैं। ऐसी खबरों को पढ़ने या टीवी पर देखने पर हमें बहुत दुख होता है, पर सौभाग्य से ये गड़बड़ियाँ इतने बड़े पैमाने पर नहीं होती कि चुनाव के उद्देश्य को ही नकार दें। इस परिप्रेक्ष्य में अगर एक एक करके सवाल उठाएं तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि क्या कोई पार्टी बिना जन समर्थन के सिर्फ चुनावी धांधलियों के सहारे चुनाव जीतकर सत्ता में आ सकती है? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। इस सवाल के विभिन्न पहलुओं पर सावधानी से गौर करते हैं। Independent Election Commission, स्वतंत्र चुनाव आयोग. One simple way to checking whether elections are fair is to look at who conducts the election. Are they independent? You are the government. Can the government, you are the ruling party, influence or you are pressurize them? Do they have enough powers to be able to conduct free and fair elections? Do they actually use these powers? So चुनाव निष्पक्ष हुए हैं या नहीं, इसे जांचने का एक सरल तरीका है ये देखना कि उसका संचालन कौन करता है। क्या चुनाव कराने वाले लोग सरकार से स्वतंत्र है या फिर सरकार या शासक पार्टी उन पर दबाव और प्रभाव बनाती है? क्या उनके पास स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का शक्ति है या वे इन शक्तियों का वास्तव में प्रयोग करते हैं? The answer to all these questions is quite positive for our country. In our country, elections are conducted by an independent and very powerful election commission. It enjoys the same kind of independence that the judiciary enjoys. The chief Election Commissioner (CEC) is appointed by President of India, but once appointed, the Chief Election Commissioner is not answerable to the President or the government. Even if the ruling party or the government does not like what the Commission does, it is virtually impossible for it is removed to the CEC. Very few election commission in the world have such wide-ranging power as the Election Commission of India. हमारे देश के लिए इन सवालों का जवाब काफ़ी हद तक सकारात्मक है। हमारे देश में चुनाव एक स्वतंत्र और बहुत ताकतवर चुनाव आयोग द्वारा करवाया जाता है। इसे न्यायपालिका की समान ही आज़ादी प्राप्त है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। एक बार नियुक्ति हो जाने के बाद निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति या सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं रहता। अगर शासक पार्टी या सरकार को चुनाव आयोग पसंद न हो तब भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटा पाना लगभग असंभव है। दुनिया के बाद में शायद ही किसी चुनाव आयोग को भारत निर्वाचन आयोग जितने अधिकार प्राप्त हैं।
EC takes decision on every aspect of conduct and control of elections from the announcement of election of the declaration of result. निर्वाचन आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करने से लेकर चुनाव जीतने की नतीजों की घोषणा तक पूरी चुनाव प्रक्रिया के संचालन में हर पहलू पर निर्णय लेता है. It implements the code of conduct and punishes all the candidate your party that violated it. यह आदर्श चुनाव संहिता लागू कराता है और इसका उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों और पार्टियों को सजा देता है. During the election period, the EC can order the government to follow some guideline to prevent use and misuse of governmental power to enhance its chances to win elections or to transfer some government officers. चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश दे सकता है. इससे सरकार द्वारा चुनाव जीतने के लिए चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग रोकना या अधिकारियों का तबादला करना भी शामिल है. Even when on election duty, government officers work under the control of the EC and not the government. चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारी सरकार के नियंत्रण में न होकर निर्वाचन आयोग के अधीन काम करते हैं. In the last 25 years or so on, the Election Commission has begun to exercise all the powers and even expand them. It is very common now for the Election Commission to reprimand the government and administration for their lapses. When election officials come to the opinion that polling was not fair in some booths or even an entire constituencies, they ordered a repoll. The ruling parties often do not like what the EC does, but they have to obey. This would not have happened if the EC was not independent or powerful. पिछले करीब 25 वर्षों के दौरान निर्वाचन आयोग ने अपनी सारी शक्तियों का उपयोग शुरू कर दिया है. साथ ही उसने अपनी शक्तियों में विस्तार भी किया है. अब ये आम बात हो गई कि निर्वाचन आयोग सरकार प्रशासन को उनकी गलतियों के लिए फटकार लगाए. अगर चुनाव अधिकारियों को लगता है कि कुछ मतदान केंद्रों पर या पूरे चुनाव क्षेत्र में मतदान ठीक ढंग से नहीं हुआ है तो वहां से वे फिर मतदान का आदेश देते हैं. अक्सर शासक दलों को निर्वाचन आयोग के कामकाज से परेशानी होती है, लेकिन उन्हें निर्वाचन आयोग के आदेश को मानना होता है. अगर निर्वाचन आयोग स्वतंत्र और शक्तिशाली नहीं होता तो ऐसा संभव न होता. पॉपुलर पार्टिसिपेशन, चुनाव में लोगों की भागीदारी. अनदर वे टू चेक द क्वालिटी ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस इज टू सी वेदर पीपल पार्टिसिपेटेड इन इट विद enthusiasm. If the election process is not free or fair, people will not continue to participate in the exercise. Now read this chart and draw some conclusion about participation in India. चुनावी प्रक्रिया की गुणवत्ता को जांचने का एक और तरीका यह है कि इसमें लोग उत्साह से भागीदार करते हैं या नहीं. अगर चुनाव प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं होगी तो लोग इसमें भागीदारी करना जारी नहीं रखेंगे. अब इन लेखा चित्रों को पढ़िए और भारतीय चुनाव में लोगों की भागीदारी के बारे में कुछ निष्कर्ष निकालते हैं. First, people's participation in election is usually measured by voter turnout figures. Turnout indicates the percent of eligible voters who actually cast their vote. Over the last 50 years, the turnout in Europe and North America has declined. In India, the turnout has either remained stable or actually gone up. चुनाव में लोगों की भागीदारी का पैमाना आम तौर पर मतदान करने वाले लोगों के आंकड़े को बनाया जाता है. मतदान की योग्यता रखने वाले कितने प्रतिशत लोगों ने असल में मतदान किया है, ये हिसाब लगाना मुश्किल नहीं है. पिछले 50 वर्षों में यूरोप और उत्तरी अमेरिका के लोकतांत्रिक देशों में मतदान का प्रतिशत गिरा है. भारत में या तो ये स्थिर है या ऊपर गया है. In India, the poor, illiterate and underprivileged people vote in large proportion as compared to the rich and privileged section. This is in contrast to Western democracies. For example, in the United States of America, poor people, African Americans and Hispanics vote much less than the rich and the white people. भारत में अमीर और बड़े लोगों की तुलना में गरीब, निरक्षर और कमज़ोर लोग ज़्यादा संख्या में मतदान करते हैं. पश्चिम में लोकतंत्र में स्थिति इससे उल्टी है. अमेरिका में गरीब लोग, अफ्रीकन मूल के लोग और हिस्पैनिक लोग अमीर और अश्वेत लोगों की तुलना में काफ़ी कम मतदान देते हैं. Third, common people in India attach a lot of importance of elections. They feel that through election they can bring pressure on political parties to adopt policies and programs favorable to them. They also feel that their vote matters in the way things are run in the country. भारत में आम लोग चुनाव को बहुत महत्व देते हैं. उन्हें लगता है कि चुनाव के जरिए वे राजनीतिक दलों पर अपने अनुकूल नीति और कार्यक्रमों के लिए दबाव डाल सकते हैं. उन्हें लगता है कि देश के शासन संचालन के तरीके में उनके वोट का महत्व है.
Fourth, the interest of voters in election-related activities have been increasing over the years. During the 2004 elections, more than one-third voters took part in a campaign-related activities. More than half of the people identified themselves as being close to one or the other political party. 1 out of every 7 voters is a member of a political party. साल दर साल चुनाव से संबंधित गतिविधियों में लोगों की सक्रियता बढ़ती जा रही है। 2004 के चुनाव में 1/3 से ज़्यादा मतदाताओं ने चुनाव अभियान वाली गतिविधियों में किसी न किसी तरह की भागीदारी की। आधे से ज़्यादा लोगों ने खुद को किसी न किसी दल के नज़दीक बताया। प्रत्येक 7 मतदाताओं में से एक व्यक्ति किसी न किसी राजनीतिक दल का सदस्य था। एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम, चुनावी नतीजों को स्वीकार करना। वन फाइनल टेस्ट ऑफ द फ्री एंड फेयरनेस ऑफ इलेक्शंस हैज़ इन द आउटकम इटसेल्फ। इफ इलेक्शंस आर नॉट फ्री और फेयर, द आउटकम ऑलवेज फेवर द पावरफुल। इन सच सिचुएशन द रूलिंग पार्टीज डू नॉट लूज इलेक्शन। तो चुनाव के क्षेत्र और को स्वतंत्र और निष्पक्ष होने का आखिरी पैमाना उसके नतीजे ही होते हैं। अगर चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से ना हो तो नतीजे हरदम ताकतवर लोगों के पक्ष में ही आते हैं। ऐसी स्थिति में शासक पार्टी चुनाव हारती ही नहीं है। लूजिंग पार्टी डज नॉट एक्सेप्ट द आउटकम ऑफ द रिजिड इलेक्शन। आमतौर पर हारने वाली पार्टी गड़बड़ ढंग से कराए गए चुनाव के नतीजों को स्वीकार नहीं करती है। द आउटकम ऑफ इंडियन इलेक्शन स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। भारत में चुनावी नतीजे खुद ब खुद इसे बता रहे हैं। The ruling parties routinely lose elections in India both at the national and state level. In fact, in every 2 out of the 3 elections held in the last 25 years, the ruling party lost. भारत में शासक दल राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर अक्सर चुनाव हारते हैं, बल्कि पिछले 15 वर्षों में भारत में जितने चुनाव हैं उनमें से प्रत्येक 3 में से 2 शासक पार्टियां हारी हैं। इन द यूएस द इनकम्बेंट मतलब चुना हुआ प्रतिनिधि, योर सिटिंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रैरली लॉसेज एन इलेक्शन। इन इंडिया अबाउट हाफ ऑफ द सिटिंग एमपीज योर एमएलएज लूज इलेक्शन। अमेरिका में मौजूदा चुना हुआ प्रतिनिधि शायद ही कभी चुनाव हारता है। भारत में निवर्तमान सांसदों और विधायकों में से आधे चुनाव हार जाते हैं। Candidates who are known to have spent a lot of money on buying votes and those with known criminal connections often lose elections. वोट खरीदने में सक्षम पैसे वाले उम्मीदवार या आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार, उनका भी चुनाव हारना बहुत आम बात है। Barely very few disputes elections. The electoral outcomes are usually accepted as people's verdict by the defeated party. वर्डिक्ट यानी जनादेश। कुछ एक अपवादों को छोड़ दे तो अक्सर हारी हुई पार्टी भी चुनाव के नतीजे को जनादेश मानकर स्वीकार कर लेती है। Challenges to free and fair elections, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियाँ। All this leads to a simple conclusion. Election in India are basically free and fair. The party that wins an election and forms government does so because people have chosen it over its rivals. This may not be true for every constituencies. A fewer candidate may win purely on the basis of the money, power and unfair means, but the overall verdict of a general election still reflect population preferences. There are very few exceptions to this rule in the last 60 years in our country. This is what makes Indian election democratic. इन बातों से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भारत में चुनाव बुनियादी रूप से स्वतंत्र और निष्पक्ष है। जो पार्टी चुनाव जीतकर सरकार बनाती है उसे लोगों का समर्थन प्राप्त होता है। संभव है कि हर निर्वाचन क्षेत्र पर यह बात लागू न होती हो। कुछ उम्मीदवार पैसों के जोर पर या गलत तरीकों से जीत जाते हैं, पर चुनाव का कुल नतीजा अभी भी लोगों को अच्छा ही बताता है। पिछले 50 ईयर्स में हमारे देश में हर सामान्य नियम के थोड़े बहुत अपवाद हैं और यही चीज़ भारतीय चुनाव प्रणाली को लोकतांत्रिक बनाती है। Yet the picture looks different if we ask a deeper question. Are people's preferences based on real knowledge? Are the voters getting a real choice? Is election really level playing field for everyone? Can an ordinary citizen hope to win election? पर जब आप थोड़े ज़्यादा गंभीर मसलों पर गौर करके कोई सवाल उठाएंगे तो तस्वीर थोड़ी अलग लगेगी। क्या लोग पूरी समझदारी और सारी चीज़ें जानकर फैसले करते हैं? क्या मतदाताओं के पास सचमुच स्वस्थ विकल्प उपलब्ध हैं? क्या चुनाव मैदान सबको बराबरी का अवसर देता है? क्या कोई सामान्य नागरिक चुनाव जीतने की कल्पना कर सकता है? Questions of this kind bring the many limitations and challenges of Indian elections to our attention. These include, इस तरह के सवाल भारतीय चुनाव व्यवस्था की सीमाओं और चुनौतियों की ओर हमारा ध्यान दिलाते हैं। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं
Candidates and parties with a lot of money may not be sure of their victory, but they do enjoy a big and unfair advantage over smaller parties and independents. ज़्यादा रुपए पैसे वाली उम्मीदवार और पार्टी गलत तरीके से चुनाव जीत ही जाएंगे, ये कहना मुश्किल है, पर उनकी स्थिति दूसरों से ज़्यादा मजबूत रहती है. In some parts of the country, candidates with criminal connection have been able to push others out of the electoral race and to secure a ticket from major parties. देश के कुछ इलाकों में आपराधिक पृष्ठभूमि और संबंधों वाले उम्मीदवार दूसरों को चुनाव मैदान से बाहर करने और बड़ी पार्टियों की टिकट पाने में सफल होने लगे हैं. Some families tend to dominate political parties. Tickets are distributed to relatives from these families. अलग अलग पार्टियों में कुछ एक परिवारों का जोर है और उनके रिश्तेदार आसानी से टिकट पा जाते हैं. वेरी ऑफन इलेक्शंस ऑफर लिटिल चॉइस टू ऑर्डिनरी सिटीजन फॉर मेजर पार्टीज आर क्वाइट सिमिलर टू ईच अदर बोथ इन द पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस. अक्सर आम आदमी के लिए चुनाव में कोई ढंग का विकल्प नहीं होता क्योंकि दोनों प्रमुख पार्टियों की नीतियां और व्यवहार कमोबेश एक जैसे होते हैं. Smaller parties and independent candidates suffer a huge disadvantage compared to bigger parties. बड़ी पार्टियों की तुलना में छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों को कई तरह की परेशानियां उठानी पड़ती हैं. These challenges exist not just in India but also in many established democracies. These deeper issues are a matter of concern for those who believe in democracy. That is why citizens, social activists and organizations have been demanding reform in our electoral system. Can you think of some reforms? What can an ordinary citizen do to face these challenges? ये चुनौतियां भारत की नहीं, कई स्थापित लोकतंत्रों की भी यही स्थिति है. लोकतंत्र में जो लोग आस्था रखते हैं उनके लिए चीज़ें गहरी चिंता का विषय है. इनमें से कुछ समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए चुनाव प्रणाली में ज़रूरी बदलावों की ज़रूरत है. नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ता और संगठन इसकी मांग करते रहते हैं. क्या आप कुछ चुनाव सुधार सुझा सकते हैं? इन चुनौतियों का सामना करने के लिए एक आम नागरिक क्या कर सकता है? थैंक यू.